नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर खबरों की शुरुआत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर शौर्य सम्मान और वीरता के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक प्रभावशाली प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया, जिसमें ऑपरेशन की रूपरेखा, वीर सैनिकों की वीरता और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति मजबूत संकल्प को विस्तार से दर्शाया गया। प्रेजेंटेशन देखते हुए उपस्थित लोगों ने सेना के शौर्य की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति को दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने वीर सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जवानों के बलिदान को याद किया है। मां भारती की आन बान शान के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया है। और मेरा ये सौभाग्य है कि एक सैनिक पुत्र होने के साथ साथ मुझे इस वीर भूमि का मुख्य सेवक होने का भी आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके शुभकामनाओं से ये काम भी मुझे मिला। लेकिन जब मैं कुछ राजनीतिक दलों को सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए देखता हूँ तो सच में अब मैं बहुत ज़्यादा उस तरह से तो नहीं बोल सकता, लेकिन अंदर से मेरा भी खून खोल जाता है कि आखिर क्यों बार बार सवाल उठाया जाता है। किन परिस्थितियों में सैनिक काम करते हैं, सेना काम करती है, कितना विषम होता है जब वो अपने परिवारों से दूर रहते हैं। हम उनको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्या किसी परिवार का जो जवान सीमा पे अपनी सर्विस करता है, क्या उसके बच्चे को उसका वो बचपन लौटाया जा सकता है? उनके माँ बाप को जो बुढ़ापे की आवश्यकता होती है, क्या उनको बुढ़ापा वापस किया जा सकता है? या जो समय चला जाता है वो समय वापस हो सकता है? ये अनेक ऐसे प्रश्न हैं, क्योंकि हमारे वीर जवान अपनी जान की परवाह नहीं करते और दुश्मन का मुकाबला करते हैं। तो कुछ लोग अपनी घटिया राजनीति चमकाने के लिए, कुछ लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जो सेना से इस प्रकार के सबूत मांगते हैं। और ये वही लोग हैं जो कश्मीर के लाल चौक पर जाने में भी जिनको डर लगा करता था कि कश्मीर के लाल चौक में जाएंगे तो वहाँ पर बम फट जाएगा, वहाँ पर हमला हो जाएगा, इस प्रकार की बातें करते थे। और ये वही लोग हैं जब धारा 370, जिसके कारण से हमारे सैनिकों को भी वहाँ पर काम करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि मैं पिछले वर्ष मैं जम्मू और कश्मीर के चुनाव में गया वहाँ, तो मुझे लोग बताते थे वहाँ कि कहीं पर भी गाड़ी रोक देते थे, कहीं भी पत्थरबाज आ जाते थे। हमारे उत्तराखंड के भी बहुत वीरों ने उस कश्मीर को बचाने के लिए अपना जीवन लगा दिया, वहाँ पर अपना बलिदान कर दिया। तो वहाँ जब 370 हटने की बात आई तो कहते थे कश्मीर से धारा 370 हटेगी तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, यहाँ खून खराबा हो जाएगा, भारत में अशांति पैदा हो जाएगी। और आपने देखा कि धारा 370 भी समाप्त हो गई और वहां पर एक अच्छी व्यवस्था भी लागू हो गई और आज शांति और कानून और व्यवस्था का राज भी वहां कायम हो गया और एक मच्छर भी नहीं मरा। और यही लोग हैं जिन्होंने सेना के भी हाथों को लंबे समय तक बांध के रखा। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना सशक्त हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, ये सैन्य जो अभियान है, इन पर सवाल उठाकर सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और इस सच में मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, अभी चारधाम यात्रा चल रही थी, आप देख रहे होंगे इतनी शानदार चारधाम यात्रा होगी। पिछले 20 दिनों में 10.5 लाख लोग चार धामों के दर्शन करके वापस जाते हैं। अब कुछ लोग उसमें भी वीडियो बना रहे थे, रील बना दे रहे थे कि यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं, ये नहीं। अरे मैंने कहा भाई, लगातार वर्षा हो रही है, लगातार बर्फबारी हो रही है, फिर भी यात्रा हो रही है। 7-8 फुट जो है, जब तक जो है वो
कपाट खुल रहे थे, तब तक वहाँ बर्फ पड़ी हुई थी। यात्रा अच्छी हो रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये तो तीर्थ यात्रा है, कठिन भौगोलिक परिस्थिति में। मैंने कहा आप ठीक है, आपको कोई राजनीतिक फायदा होगा, आप मेरी जिस पार्टी में मैं काम करता हूँ उस पार्टी को आप कुछ भी कहिए, आप मुझे कहिए, आप सरकार के बारे में कह सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 4 धाम यात्रा, हमारे पवित्र धाम, हमारे धार्मिक स्थान, हमारा ये सनातन, कम से कम इसकी आलोचना मत करिए। ये केवल एक दिन का नहीं है, सनातन पहले भी था, सनातन आज भी है, और सनातन हमेशा रहने वाला है। इसलिए इसके विरोध से बचिए। इसी प्रकार से अब कुछ लोग वो जो है मोदी जी का विरोध करते हैं, भारत की सरकार का विरोध करते हैं, और विरोध करते करते इतने आगे बढ़ जाते हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो देश का ही विरोध कर देते हैं, देश की सेना का ही विरोध करना शुरू कर देते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से ऐसे लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश की जनता सब देख रही है, वो सब समझ रही है, और मौका आने पर इस प्रकार की घटिया राजनीति करने वालों को वो करारा जवाब भी जब जब मौका आ रहा है तब तब जनता जवाब दे रही है। अधिक न कहते हुए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार सैनिकों को राष्ट्र का सर्वोच्च नायक मानकर उनके सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर इसी प्रकार से कार्य करती रहेगी। और आज आप देख रहे होंगे कि एक वैश्विक संकट भी हमारे सामने आया है, जो मिडिल एशिया में आज युद्ध की स्थिति बनी हुई है। उसके कारण से पेट्रोल के दाम हैं, हमारी गैस की किल्लत है, बहुत सरकार ने बहुत उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया है, सभी काम हमारे चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से कोरोना के समय में हम लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ प्रयास प्रारंभ किए थे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत ने सतपुली के खेरासेन में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने इसे पर्वतीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए दौर की शुरुआत बताया है। इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस महाविद्यालय से अब दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र छात्राओं, खासकर बेटियों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में आधुनिक कक्षाएं, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं और डिजिटल प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित भी कराई जा रही हैं। आज यहाँ राजकीय महाविद्यालय का खैरासैंण के अंदर लोकार्पण हुआ है। बड़ी प्रसन्नता की बात है और सभी बड़े यहाँ पर उत्साहित हैं और उनकी समस्याओं का निदान हो रहा है। और यहाँ पर सबकी मांग है कि एक बस सर्विस चलाई जाए, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा पानी की भी किल्लत है, उसका भी समाधान होगा। और धन सिंह जी भी हमारे साथ आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ के काफ़ी समस्याओं का श्रवण किया है, सुना है, और उनके निदान के लिए हम लोग तत्पर हैं। विश्वनाथ खाली है और मैं आजकल निदेशक के पद पर उच्च शिक्षा में हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं यहाँ पे उपस्थित हो पाया। ये ईश्वर की शायद कृपा रही होगी कि सतपाल महाराज जी, हमारे धन सिंह रावत जी और इस तरह के लोग, और क्योंकि खैरा गाँव आप कह रहे हैं, खैरा के तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हैं वो हैं, तो ये ऐसा एक महाविद्यालय है जहाँ पे वास्तव में प्रतिभा मुझे लगता है कूट कूट के बच्चों में भरी हुई है। और उससे बड़ी बात मैंने देखा कि अनुशासन का यहाँ पे बच्चों में बहुत अच्छा प्रभाव मैंने अनुशासित बच्चे देखे। महाविद्यालय की प्राचार्य और प्राध्यापक जो हैं, कुछ प्राध्यापकों को तो मैं जानता भी हूँ, ये कुछ कर्मचारियों को भी जानता हूँ। ये बहुत ही काम करने वाले, कर्मशील है और एकदम ईमानदार से काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के रहते हुए मैं समझता हूँ कि महाविद्यालय जो है उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। और ये मेरे लिए वास्तव में एक ऐतिहासिक पल है, भावुक पल भी है, क्योंकि कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हम सब शायद कहीं किसी HNB में हम शायद पढ़ते थे, वो जर्नलिज्म कर रहे थे, मैं MA कर रहा था, तो इस तरह से सुभाष सरेडी भी वहाँ पे थे। तो ये एक बड़ा एक गेट टुगेदर मेरे लिए है और बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है। कार्य संस्था मंडी विपणन बोर्ड थी,
देहरादून। इसकी कार्यदायी संस्था ये भवन खैरासैंण सतपुली में बना है, डिग्री कॉलेज। इसका प्रशासनिक भवन है ये। इसमें 4 क्लासरूम, उसको पार्टीशन करके 6 क्लासरूम में कन्वर्ट किया गया है। और नीचे प्रशासनिक भवन, प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, ये सब बनाया गया है। और इसकी लागत 306 लाख थी। जगह जगह टाइम टाइम पे इसकी सैम्पलिंग कराई गई, चेकिंग भी कराई गई है और टेस्टिंग भी कराई गई है बिल्डिंग की, तो जो कि ठीक साबित निकली है। यहाँ मेन समस्या पानी की है। पानी एक्चुअली नहीं मिल पाता है यहाँ पे। और पानी की अगर समस्या दूर हो जाए तो काफ़ी, पानी ना होने की वजह से काम करने में भी दिक्कत आई, देर भी लगी है। अब पानी की समस्या ऊपर से ही नहीं है तो इसमें कुछ हम कर नहीं सकते ज़्यादा। पानी को स्थानीय समाधान, मतलब कोई स्थायी समाधान हो जाए तो शायद आगे और अच्छे हो जाएंगे। अरे अच्छी बनती है तो हमें भी इसका श्रेय मिलता है, तो गर्व महसूस होता है। और अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी और डिपार्टमेंट देखा जाएगा तो और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं। 306.40 लाख इसकी लागत है। आज मंत्री जी के सम्मुख महाविद्यालय की जो भी समस्याएं थी, वो भौतिक समस्याएं हों, इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याएं हों या ह्यूमन रिसोर्स संबंधित सभी समस्याओं को रखा गया। और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि तुरंत आप हमको इसका एक विधि डीपीआर बना करके प्रेषित करिए, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये महाविद्यालय सतपुली में तीनों संकाय की कक्षाएं होती है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ये हमारे तीनों संकायें यहाँ पर संचालित होती है। और साथ ही साथ यहाँ जो कि ये मतलब कॉलेज है ना, तो ये हमें मतलब ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ से हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ यातायात का सबसे बड़ा वो है असुविधा। यातायात, जैसे यहाँ पे गर्ल्स लोग आती है, उनके लिए सेफ्टी नहीं है, दूर दूर से आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सारे बच्चे प्रॉपर सतपुली से ही आ रहे हैं, क्योंकि सतपुली से बाहर से भी काफी बच्चे आते हैं, उन्हें काफी दूर से आना पड़ता है और कॉलेज के लिए। तो क्या बोलते हैं, हमें बस यही चाहिए सरकार से कि प्रशासन से हमें यही मांग है कि इस कॉलेज के यातायात का साधन किया जाए, कोई बस लगाई जाए जिससे मतलब सबको सुविधा प्राप्त हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने पेयजल के लिए दिया, उन्होंने मतलब हमें आश्वासन दिया है कि वो हमें सारी सुविधाएं प्राप्त करवाएंगे। अब देखते हैं बाकी तो प्रशासन क्या करता है। बाकी मतलब ऐसा है कि हमारे पिछले सत्र में छात्र संघ चुनाव भी नहीं हुआ कॉलेज में। क्यों? उसकी सबसे मेन वजह ये है कि छात्र आ ही नहीं पा रहे कॉलेज में, तो उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही। कहाँ से आएंगे? क्योंकि यातायात का कोई तो साधन ही नहीं है हमारे पास। इस कॉलेज में आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काफी बच्चों के लिए बहुत दूर हो गया है। काफी बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, उनका 100 से 200 तक का किराया लग जाता है। खास करके जब ज्यादातर लड़कियां ही आती हैं, उनकी सेफ्टी को भी काफी प्रॉब्लम होती है। और आजकल के यहाँ जंगल का रास्ता है, तो काफी जंगली जानवरों का भी डर रहता है। इस वजह से काफी बच्चे आ नहीं पाते, जैसे हम ही नहीं आ पाते हैं। हमें ऐसा हो जाता है कि हम इतनी दूर कैसे आए, रोज रोज कोई नहीं आ सकता है। तो हमारे इस बिल्डिंग के बनने का कोई फायदा नहीं हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से तैयार किए जा रहे उत्पादों को सरकार की ओर से बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर उत्पादों पर बायबैक गारंटी भी दी जा रही है, जिसमें महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने में परेशानी ना हो। मंत्री ने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयाज और अमूल जैसे प्लेटफॉर्म महिलाओं को अच्छे अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही सरकार तमाम साइट्स और व्यवस्थाओं को भी विकसित कर रही है, जिससे कई परियोजनाएं लगभग पूरी होने की स्थिति में हैं। कि उनके प्रोडक्ट को, अधिकतर प्रोडक्ट को हम बाईबैक गारंटी दे रहे हैं हमारा हिलांस के माध्यम से। और जो हमारा अम्ब्रेला ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालयाज, उसके अंडर में हम उनको अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं। और अभी हमने वे साइट कुछ एमिनिटीज़ डेवलप कर रहे हैं 4 जिलों में। एक मैं अभी उधम सिंह नगर में देख कर के आया, लगभग कंप्लीशन पे है। तो अच्छा काम कर रही हैं महिलाएं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जहां एक और बीजेपी में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम भी किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मुत्रदा जोशी ने कहा है कि बंगाल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बीजेपी 2000 स्टाइप्स में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी, जिसके लिए बीजेपी बूथ स्तर पर कार्य कर रही है और पूरे प्रदेश में जोरों शोरों से बीजेपी कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा भी इस दिशा में काम किया है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चला है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी
बहुत से हमारे जितने भी संगठन हैं उनसे, ब्लॉक से लेकर मंडल से लेकर आपके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है और पूरे प्रदेश में हमारे प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहे हैं और हम उसी मॉडल में काम करेंगे ताकि आने वाले समय में 2027 में तीसरी बार यहाँ पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जा सके, इस दिशा में सरकार और संगठन दोनों मिलकर सरकार को लाने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भगवान बद्री विशाल से जीत का आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि कांग्रेस का गांव-गांव कांग्रेस अभियान जल्द शुरू होगा। देहरादून में नर्सिंग बेरोजगार संघ के लोगों ने नियमावली को स्थायी रूप से वर्षवार तत्काल लागू किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने IPHS मानकों के आधार पर 2000 रिक्त पदों पर पुरानी चयन प्रक्रिया फिर से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से वर्ष 2020 की नई परीक्षा प्रणाली से पहले के अभ्यर्थियों के हितों की 100% रक्षा होने की भी मांग की है। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे जो अनिश्चितकाल धरना है उसका आज 158 दिन हो गए हैं। आमरण अनशन के हमारे 21 दिन पूरे हो चुके हैं और इसके बावजूद भी सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है, जिस कारण से हमें मजबूरन यहाँ पे टंकी में चढ़ना पड़ गया आज। और हमारे साथी 5 लोग हमारे ऊपर टंकी में चढ़े हुए हैं और बाकी लोग हमारे भी यहाँ पे धरने पे जो हैं बैठे हुए हैं। सरकार हमें रोजगार दे नहीं रही, एज हमारी होने वाली है, शासन प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा, तो आखिर हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन क्या बचा है, हमारे पास चारा क्या है। तो इसी के लिए जो है कि सरकार के, देखिए हमारा शासन प्रशासन या सरकार से हम बार बार करें कोई लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है तो जो सिस्टम है, जो सरकार की दोहरी नीति है उसके खिलाफ है। और इसके बावजूद भी अगर सरकार हमारी सुध नहीं लेती है तो हम और ज्यादा उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, चाहे उसके लिए हमें और कहीं टंकी पे चढ़ना पड़े, चाहे उसके लिए हमें कहीं आत्मदाह करना पड़े, तो हम मजबूरी में सब कुछ करेंगे और सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, हमारे धरने को आज 158वां दिन हो गया है और अनशन को हमारा 22वां दिन हो गया है। तो हमारे जो आज हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं सरकार की दोहरी नीति से, और आज हमारी हमारे जो नर्सिंग साथी हैं वो टंकी पे चढ़े हुए हैं। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो भर्ती है हमारी वो वर्षवार करे। नमस्ते सभी को, हम नर्सिंग बेरोजगार 158 दिन से एकता विहार में धरना कर रहे थे, फिर भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। 30वां दिन हो गया, हमारी कई बहनें हॉस्पिटल में ICU में भी एडमिट हुई हैं, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। आखिरी हमारे पास यही सरकार ने हमें मजबूर किया है ये कदम उठाने के लिए कि आज हमारे कुछ साथी टंकी परेड ग्राउंड की टंकी पे चढ़े हुए हैं। ये सिर्फ सरकार है जिसकी वजह से हमें ये सब करना पड़ा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। वहीं आगामी 12 और 13 मई के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और ऐसे में मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी जो की थी वो सटीक साबित हो रही है। मौसम विभाग ने जैसे कि बताया था कि अगले 2 से 3 दिन मौसम बिगड़ा रहेगा, तो राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश जो है वो शुरू हो गई है और राजधानी देहरादून के साथ ही कई जिलों में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, तो वहाँ मैदानी क्षेत्रों में यह भी देखा जा रहा है कि बारिश के साथ ही हवाओं की सरसराहट भी लहरने लगी है। तो यानी कहा जा सकता है कि लोगों से सतर्क रहने की जो अपील है वो भी की जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। प्रशासन क्योंकि चारधाम यात्रा पर जो यात्री जा रहे हैं उनसे भी अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा रखें और साथ ही सतर्क रहें। साथ ही मौसम विभाग की ओर से जिस तरह से अनुमान जताया गया है, अगले 2 से 3 दिन ये कहा गया है कि भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि इस बारिश से तापमान में
थोड़ी घटा तापमान ज़रूर है और ऐसे में लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन इस बारिश ने लोगों की मुसीबत भी बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चारधाम यात्रा पर जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं तो वहीं लैंडस्लाइड जैसे खतरे भी अब बढ़ने लगे हैं। ऐसे में चेतावनी भी जारी की गई है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो सतर्क और सुरक्षित रहें। जैसे कि मौसम विभाग बार बार अनुमान भी जता रहा है, तो वो भी भविष्यवाणी सटीक होती हुई साबित हो रही है और कई जिलों में आज भी बारिश का कहर जारी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। नरेंद्रनगर में बनाई जा रही सिविल लाइन की खामियों से नाराज एसडीएम आशीष खडियाल ने कमियों को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग, जल निगम और पालिका अधिकारियों की तहसील परिसर में बैठक ली है। इस दौरान उप जिलाधिकारी और आशीष खडियाल और मंत्री के प्रतिनिधि विनोद गंगोटी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को बताया है कि सिविल लाइन के निर्मित गड्ढे जगह जगह टूटते जा रहे हैं। चैम्बर के ऊपर लगाए गए ढक्कन सड़क पर वाहनों के चलते क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं, लिहाजा बरसात से पूर्व सड़क के किनारे क्षतिग्रस्त पुस्ते की तुरंत मरम्मत की जाए। पालिका नरेंद्रनगर के क्षेत्र अंतर्गत एक सीवर लाइन का कार्य यहाँ पर अभी गतिमान है। तो सीवर लाइन के कारण आपका जो गड्ढे खुद रहे हैं यहाँ पर, और प्लस आपका जो आसपास जो थोड़ा मलबा इकट्ठा हो रहा है, उसको लेकर एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधि आपका गंगोटी जी और अन्य गण भी यहाँ पर मौजूद थे और संबंधित विभाग को भी मैंने आपका यहाँ बुलाया था। तो इस बैठक में जो है निर्णित ये हुआ है कि आपका जो भी आपका सिविल लाइन का कार्य चल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए। कोई मलबा मक अगर आ रहा है तो उस मलबे को अपन निस्तारण आपका 2 दिन 3 दिन के अंदर उसका निस्तारण कर दिया जाए। और इस बैठक के बाद हमने ये भी निर्णय लिया है कि अगर इसका फॉलोअप भी लिया जाएगा संबंधित विभागों से, और 8-10 दिन बाद हम दोबारा बैठेंगे और क्या क्या उसमें अभी तक कार्रवाई की जो आज निर्णित हुआ है उसके बाद उसको इंश्योर किया जाएगा। नैनीताल के जगाती होटल मॉल रोड निवासी वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रईस अहमद कादरी को भारतीय किसान यूनियन का उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जानकारी उन्हें भारतीय किसान यूनियन की ओर से भेजे गए मनोनयन पत्र से मिली है, जिस पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह के हस्ताक्षर भी हैं। रईस अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पारसनाथ दादा की सहमति संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।